क्योंकि सेमिनार में वन वे संवाद चलता है। अभी जूम की मीटिंग चल रही है, अभी आप लोग यूट्यूब पर हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर सबको बोलने का अधिकार दें तो ये मीटिंग 1 घंटे की 1 साल में भी खत्म नहीं। यहां पर वन वे संवाद चलता है, मैं बोल रहा हूं आपको सुनना है, लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग में टू वे संवाद चलता है। काउंसलिंग में कंफ्यूजन निकलते हैं, काउंसलिंग में मन का भार हल्का होता है, काउंसलिंग में आपके अंदर की जो भड़ास है वो निकल जाती है, काउंसलिंग में आपके मन में जो छोटी छोटी शंकाएं हैं जिसकी वजह से आपने बड़ा बावंडर अपनी लाइफ में बना रखा है वो दूर हो जाती है। जैसे आपके पैर पर एक गांठ हो गई, फोला हो गया, पफोड़ा हो गया, अगर आप डॉक्टर के साथ काउंसलिंग नहीं करें तो आप उस फोड़े को देख देख कर कंफ्यूज होते रहेंगे। अरे भाई ये कौन सी बीमारी आ गई, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कहीं मैं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाऊंगा, क्योंकि आप वन में सोच रहे हैं और सोचने का कोई एंड नहीं। इसी तरह जब कोई आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, 2-3 लोगों से बात करता है, 2-3 लोग उसे मना करते हैं, वो कुछ भी सोचना चालू कर देता है। वो क्या सोचता है, बिजनेस ही खराब है, मुझे समझाना नहीं आता, मेरी अपलाइन को बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, मेरी अपलाइन बोलने में माहिर है इसलिए वो कामयाब है, वो थोड़ा सा यंग है इसलिए कामयाब है, वो थोड़ा जवान है इसलिए कामयाब है, ये वो बूढ़ा है इसलिए कामयाब है। मन में बातें चलती है। जब तक आप पूछते नहीं तब तक शंका का समाधान नहीं होता। जब डॉक्टर के साथ आप काउंसलिंग करते हैं, वन वे संवाद करते हैं, पहले आप टू वे संवाद करते हैं, पहले डॉक्टर को आप फोड़ा बताते हैं, डॉक्टर उस फोड़े को देखता है, फिर डॉक्टर आपको राय देता है, चिंता की बात नहीं है, इसका हम थोड़ा एक्सरे करेंगे और एक सीटी स्कैन करेंगे, ये सिंपल सी गांठ है, एक ऑपरेशन करेंगे, हम निकाल देंगे। लेकिन जब तक आप काउंसलिंग नहीं करते तब तक बार बार सोचते हैं कि अगर ये कैंसर हो गया तो। इसी तरह जब आपकी टीम में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है तो जब वो थोड़ा अनुभव लेता है तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होती है उसके अनुभव के आधार पर, और जब आप काउंसलिंग कर लेते हैं तो शंकाएं धीरे धीरे खत्म होना चालू होती। मेरा नंबर आया, मेरे बॉस ने कहा व्हाट अबाउट यू, आप कुछ करते क्यों नहीं। मैंने बॉस से कहा क्या करना है सर, आप मुझे कुछ बताते नहीं तो मैं कुछ करता नहीं। अरे वही तो करना है जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। और बाप रे ये क्या बोला, जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। मैं फुल कंफ्यूज। मैंने बॉस से कहा बॉस आप बताओ आपने मेरे साथ किया क्या है। तो बॉस ने कहा नहीं नहीं सिंपल सा, मैंने तुम्हें मीटिंग में ले गया, तुम्हें मीटिंग में ले गया, तुम्हें मजा आया, तुम्हें मजा आया तो मैंने तुम्हें किट दी 1260 में। किट मैंने अपने घर पे नहीं बनाई, वो कंपनी की थी, कंपनी की किट को मैंने तुम्हें दिया तो कंपनी का हो गया बिजनेस, तुम्हें मिल गया फायदा डिस्काउंट, और मेरे थ्रू बिक गई तो मुझे मिल गया कमीशन, यही है बिजनेस। तुम भी ऐसा करो तो तुम्हारे को भी मिलेगा कमीशन। ऐसी बात करते ही मैं एकदम चौंक गया। बॉस के सामने पहली बार मैंने गुस्से में बोला बॉस ये क्या करवा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं आप। हमारी कंपनी 3 करोड़ मीटर कपड़ा पर मंथ बनाती है और हमारी टीम 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचती है, आप और हम लोग मिलकर, और आप 3 जोड़ी कपड़े मेरे से बिकवाना चाहते हैं। मैंने बॉस को बोला बॉस एक राय देना चाहता हूं, उस दिन तो आपने मेरे से राय नहीं ली, आज मैं राय देना चाहता हूं कि ये आपके स्टैंडर्ड का और मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है, हम बेचने वाले लोग नहीं है, आई एम द सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर है, हमारे पहले का काम नहीं, हम बेचने वाले लोग थोड़ी। मेरा बॉस मुझे घूर कर देख रहा, मेरे बॉस को राय दी, बॉस को गुस्सा, बॉस ने कहा अच्छा तुझे सेल करने में शर्म आती है। मैंने कहा नहीं बात ये नहीं है, ये 3 कपड़े सेल करने में शर्म आती। तो मेरे बॉस ने कहा जिस तू कंपनी में काम करता है ना बेटा, उस कंपनी के मालिक ने शुरुआती बिजनेस ऐसे ही किया होगा 3 कपड़ों से, आज बड़ी फैक्ट्री तो आज लगी है मालिक के, और तुझे जिस सेल करने से शर्म आती है ना, तुझे भूलना नहीं चाहिए कि जिस कंपनी में तू काम करता है वो तेरे इसको सेल ही कराती है, और तेरी कंपनी अगर टॉप पर गई है तो सेल की वजह से ही गई है, और तुझे सेल करने में शर्म आती है। दुनिया का एक आदमी बता जो बिना सेल के टॉप पर चला गया। टाटा सेल करके टॉप पे है, बिरला सेल करके टॉप पे है, रिलायंस सेल करके टॉप पर है, टेस्ला सेल करके टॉप पर है, बिल गेट्स सेल करके टॉप पर है, जुगंबर सेल करके टॉप पर है,
बिना सेल किए तो जा ही नहीं सकता कहीं पर भी। मैं घूम के देखने लग गया। मैंने कहा बॉस को गुस्सा आ गया, अरे बाप रे। उसने मुझे धीरे धीरे से कहा कि बेटा सेल तो करना पड़ेगा, जीवन में आगे जाना है तो इस सेल से प्यार करना पड़ेगा। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे को, जब मैं नौकरी करता था, तो मैं जिस भी सिटी में जाता था एक ही चीज देखता था, यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे भिलवाड़े में नहीं है, साला यहाँ से ले जाऊंगा और सेल कर दूंगा। सेल करने से कभी शर्म नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे होंगे जो नौकरी करते होंगे सरकारी, 60-70 हजार रुपए मिलते होंगे, बिजनेस करते होंगे, उन्हें सेल करने से प्रॉब्लम। मेरे भाई, सेल का कोई पर्याय ही नहीं। सेल किए बगैर तो आप टॉप पे जा ही नहीं सकते। सेल का मतलब सामान सेल करने से नहीं है। सेल का मतलब अपनी आइडियोलॉजी से आप अगर सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, सेल इज डन। सेल अगर केवल सामान की ही होती है तो फिर LIC वाले क्या बेचते? अगर सेल अगर सामान की होती है तो हवाई जहाज वाले क्या बेचते? सेल अगर सामान की होती है तो ट्रेन वाले क्या बेचते हैं? ट्रेन बेचते हैं क्या तुम्हारे को? वो तो सेवा ही बेचते हैं ना। जब तुम जयपुर से रवाना होकर दिल्ली जाते हो ना, तो जयपुर में आप ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली में छोड़ देते हैं, दिया कुछ नहीं, सर्विस दी है आप। तो सेल का मतलब सामान बेचना नहीं होता, सेल करना तो पड़ेगा। बिना सेल किए टॉप पे कोई गया नहीं। नेता क्या करता है? नेता भी तो सेल करता है। वो क्या करता है? अपनी आइडिया सेल करता है, अपनी होप को सेल करता है। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि भाई और बहनों, मुझे गुजरात का आपने जब चीफ मिनिस्टर बनाया था, मैंने गुजरात की रोडें ये कर दी, मैंने वहां पर ये कर दिया, बिजली के प्लांट लगा दिए, पर कैपिटा इनकम कर दी, उद्योग को बढ़ा दिया और रोजगार दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर तुमने भारत का प्रधानमंत्री मुझे बना दिया तो मैं भारत को ये कर दूंगा। और आप कन्विंस हो गए, सेल इज डन, आपने वोट दे दिया और वो प्रधानमंत्री बन। जब आप अपनी आइडियोलॉजी से कन्विंस करते हैं तो ही वो सेल कंप्लीट हो जाती है। सेल के बिना तो न नेता टॉप पर जा सकता है, न अभिनेता टॉप पर जा सकता है, न कोई भी LIC टॉप पर, इंश्योरेंस टॉप पर जा सकता है। सेल तो करना पड़ेगा। अगर आप सेल करने के लिए तैयार हैं तो मैं 15 मिनट आपसे बात करूंगा और ऐसी बात करूंगा जो आपके जीवन को 360 डिग्री एंगल से घुमा देगी और 100% आपकी गारंटी है आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन मुझे वादा करना पड़ेगा। वादा क्या करना पड़ेगा? कि हम तैयार हैं, आज के बाद हम सेल से नहीं डरेंगे और सेल से घबराएंगे नहीं। अगर मेरी बात से सहमत है तो अपने कान के पास ऐसा हाथ कीजिए और मैं स्क्रीन में सबको देख लेता हूं और उसके बाद आपसे बात करूंगा। सभी लोगों को ऐसे हाथ करना है, कान के पास हाथ करना है। मैं देख रहा हूं, मैं जब तक सारों को देखूंगा नहीं तब तक बात नहीं करूंगा। कान के पास इस धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात का मान रखा। और अगर आपको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो दुनिया के टॉप पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 रुपए के बॉन्ड पर मुकेश कोठारी क्लिक कर दे सकते। जिसको सेल से प्यार हो गया वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। जिसको सेल से प्यार हो गया वो जीवन में टॉप का व्यक्ति बनेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। मैं सिर्फ किसी प्रोडक्ट के सेल की बात नहीं कर रहा हूं। सेल से जिसको प्यार है वो टॉप पर जाएगा ही जाएगा, उसे कोई रोक। फिर उन्होंने मुझे धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनाई। धीरू भाई अंबानी की कहानी थोड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ। धीरू भाई अंबानी 12 साल में थे तब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ और इंडिया में आ गए, गुजरात के अंदर कच्छ में। और गुजरात में आने के बाद 12 साल की एज में वो अपनी स्कूलिंग खत्म करके गुजरात की कॉटन स्ट्रीट, कॉटन गलियों में जाने लगे और देखने लगे कि लोग बिजनेस कैसे करते। 2 साल तक वो लगातार गए। जब वो स्टूडेंट थे, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, वो बिजनेसमैनों के पास जाते और ये पता लगाते थे कि ये करते क्या। 2 साल में उन्होंने ये पता लगा लिया कि कॉटन कितने तरह की होती है, ए ग्रेड की कॉटन कहाँ मिलती है, बी ग्रेड की कॉटन कहाँ उगती है, सी ग्रेड की क्या काम आती है, बी ग्रेड की क्या काम आती है, किस ग्रेड की कॉटन की क्या रेट चलती है और मार्केट में किस व्यक्ति के पास कौन सी कॉटन पड़ी। और 2 साल में उन्होंने ब्रोकरेज का बिजनेस चालू कर दिया। जब 14-15 साल के थे तब पैसा कमाना चालू कर दिया। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश पेट्रोलियम, BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम,
पेट्रोल पंप लगाना चाहती थी, वहां एजुकेशन की कमी थी, उन्हें पढ़े लिखे हिसाब किताब करने वाले आदमी चाहिए थे, और साउथ अफ्रीका चले गए क्योंकि इंडिया से 10 गुना सैलरी उनको मिल रही थी। और वो 2 साल वहां पर काम करके वापस आए, पैसा कमा के आए। पैसा कमा के आने के बाद उन्होंने वो नहीं किया जो आप कर। 90% लोग जब पैसा कमाते हैं तो वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट नहीं करते, वो खर्च करते। और बिजनेस का नेचर है कि अगर आपने शुरुआत में बिजनेस किया और अगर आप रोज के 1,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आपको 100 रुपया ही निकालना है जीवन के लिए। 900 रुपए बिजनेस का इन्वेस्टमेंट को करना है, तब बिजनेस बड़ा होगा। रोज 1,000 रुपए कमा रहे हैं और 1,000 ही आप बाहर निकाल देंगे, बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। हमारे साथ भी यही रूल लागू। 3,000 का चेक आया, हमने सबसे पहले एक शर्ट और पैंट खरीदा। अरे मेरे भाई, ये 3,000 खर्च करने के लिए नहीं आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। सीखने में इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर 3,000 का चेक आया होता और 200 रुपए की आपने बुक खरीदी होती पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता कि आपने इन्वेस्ट किया है। 3,000 का चेक आया और 100 रुपए आप किसी सेमिनार में जाकर सीखने के लिए खर्च करते, तो मुझे लगता, ट्रेनिंग में खर्च करते, तो मुझे लगता कि आप कुछ कर रहे हैं। ये खर्चा करने की इनकम नहीं है। दिस इज द ओनली सिंपल सा आपको फंड दिया गया है जिससे आपको सहयोग मिले इस एजुकेशन को लेकर। तो धीरू भाई अंबानी जब पैसे कमा के आया तो आपकी तरह आईफोन 13 नहीं लिया उन्होंने मन से एक प्रश्न किया, ए भाई, मैं दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, क्या बनूंगा? तो उसका दिल क्या कहता था? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि तेरे पास एजुकेशन नहीं है, क्योंकि तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं है, तेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं। तो इसको उसने पूछा, तो क्या फिर मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? तो उसने कहा नहीं, ये जरूरी नहीं, जा तो टॉप पे सकता है। क्योंकि जो जो चीजें कामयाब इंसान के पास होती है ना, वो खरीदी जा सकती। ज्ञान खरीदा जा सकता। जैसे मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं आईआईटी इंजीनियर को अपने यहाँ पर जॉब पर रख सकता हूँ, यानी ज्ञान को अपने पास ला सकता हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस आदमी को सैलरी देकर अपने पास ला सकता हूं। लेकिन एक चीज नहीं ला सकता, दैट इज कॉल्ड विजन, दूरदृष्टि। मुझे जाना कहां है, ये सिर्फ मैं जानता हूं, ये सामने वाले को मैं समझा नहीं सकता कभी। और जब जाना कहां है वो आपको पता है ना, तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। भूल जाइए कि आप कम पढ़े लिखे हैं, भूल जाइए कि आप लेडीज हैं, भूल जाइए कि आप बच्चे हैं, भूल जाइए कि आप बूढ़े हैं। आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है, और कामयाबी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कामयाबी तुम लेकर रहोगे। तुम्हारे भाई को, पिताजी को, माँ को, ब्रदर को विश्वास है कि नहीं है? मुकेश कोठारी को विश्वास है कि तुम आजादी के लिए पैदा हुए हो और तुम्हें आर्थिक आजादी मिलकर रहेगी। सिर्फ विजन बड़ा रखना, क्योंकि दुनिया में नौकर दिमाग लगा सकते हैं, दुनिया में नौकर राय दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में नौकर सोच नहीं सकते। सोच आपके पास। आगरा का ताजमहल कारीगरों ने बनाया था, लेकिन सोच उस व्यक्ति की थी जिसने आगरा के ताजमहल का सपना अपने दिमाग में देखा। कुतुब मीनार बनाई कारीगरों ने थी, लेकिन कारीगरों का नाम कोई जानता तक नहीं। नाम उसका जानता था जिसकी सोच थी कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी मीनार बनानी। आपको कहां जाना है, यू हैव टू डिसाइड। दुनिया क्या कहती है, जाए भाड़े में दुनिया। आपका अगर विजन क्लियर है ना, मुझे कहां जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां पर जाने से रोक नहीं सकती। मुकेश कोठारी वादा करता है, आपने सोच लिया मुझे जाना है, आप जाएंगे, क्योंकि विजन देख आप सकते हैं। विजन तुम्हारे नौकर, तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हारा विजन नहीं देख सकती। विजन आप अपना खुद देख सकते। तो धीरू भाई अंबानी ने पूछा क्या करेंगे, तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन सोच तू सकता है, बाकी सारे काम तो तेरे नौकर भी कर सकते। तो धीरू भाई अंबानी की जब सैलरी 500 रुपए थी ना, तब उन्होंने 5,000 रुपए का मैनेजर रखा। कौन सा मैनेजर? जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था, उससे ज्यादा अनुभवी था, उससे ज्यादा उम्र में भी अनुभवी था। उसको नौकर को रखकर धीरू भाई अंबानी विजन कहते थे
मुझे बड़ा बिजनेस करना है, कैसे करूंगा तू बता। मुझे बड़ा बिजनेस करना है, कैसे करना है तू बता। तू पढ़ा लिखा है, तेरे अंदर दिमाग है, तू कैसे बताना मैं करता हूं। और एक आदमी ऐसा रख लिया जो एग्जीक्यूशन करता था, धीरू भाई अंबानी सोचता था। और देखते ही देखते धीरू भाई अंबानी कॉटन इंडस्ट्रीज के किंग बन गए। फिर उन्हीं मैनेजरों ने उनको बताया कि पॉलिस्टर क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे बनता है। धीरू भाई अंबानी उन्हीं के सारे पॉलिस्टर की दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी बन गए। और फिर धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पेट्रोलियम में गए, उस समय तो पेट्रोलियम का नामो निशान पता नहीं था। उन्हीं के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि आने वाले समय में स्कोप पेट्रोल का है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाते हैं। और उन दिमागदार लोगों के सारे विजन देखा और धीरू भाई अंबानी ने आज इतनी बड़ी रिफाइनरी खड़ी की। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने रिफाइनरी खड़ी की तो उसके पीछे धीरू भाई अंबानी का हाथ नहीं है कामयाबी में। धीरू भाई अंबानी अगर कामयाब है तो उनके नेटवर्क का हाथ। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप खोदकर फुल पेट्रोल भरते ना तो कामयाब नहीं होते। उन्होंने नेटवर्क बनाया, 10,000 पेट्रोल पंप का नेटवर्क बनाया। 10,000 लोग 24 घंटे जब जब भी कोई पेट्रोल बेचते हैं तो धीरू भाई अंबानी को इनकम देने से कोई दुनिया की दाल रोक नहीं सकता। धीरू भाई अंबानी सो भी रहे हैं ना तो इनकम धीरू भाई अंबानी के पास आएगी, क्योंकि नेटवर्क उसके लिए काम कर। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं बताइए। जब नेटवर्क काम करता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपकी कामयाबी। देखते देखते 10,000 लोगों का नेटवर्क बना। लेकिन इस सिस्टम का माइनस पॉइंट यह था कि धीरू भाई अंबानी एक बना। धीरू भाई अंबानी सिर्फ एक बना। थोड़ा सोचो कि धीरू भाई अंबानी के पास अगर आपने पेट्रोल पंप लिया और आपको धीरू भाई अंबानी से बिना पूछे पेट्रोल पंप खुलवाने की अनुमति होती तो आप भी धीरू भाई अंबानी बनते कि नहीं बनते? आप भी धीरू भाई अंबानी बनते। लेकिन उस ट्रेडिशनल सिस्टम में एक व्यक्ति को फायदा हो। थोड़ा सोचो कि आरसीएम बिजनेस में पेट्रोल पंप है और आपको पेट्रोल पंप मैंने दिया और आपको भी अधिकार मिल जाए कि आगे पेट्रोल पंप दे दें, और जिसको भी पेट्रोल पंप दिया उसको भी अधिकार मिल जाए आप पेट्रोल पंप दे दें, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही है आरसीएम बिजनेस। नमकीन बनाती है आरसीएम बिजनेस, अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है आपको। आप खाइए, आप बेचिए और आप बिचवाइए। क्या वही सिस्टम नहीं है? और दुनिया में कोई भी आदमी अमीर इसलिए बनता है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को एंड करूं। इस कहानी को समझ गए सारा काम हो गया। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन एक बुक है, उस बुक पे उस किताब में इस लाइन को मैंने, एक गांव में दो बच्चे 18 साल के हो गए। बात 500 साल पुरानी है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, जब मशीनरी जेसीबी मशीन नहीं होती थी। दो बच्चे जवान हो गए, उनके ऊपर दबाव आया तो क्या करें वो सोचते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि गांव के 5 किलोमीटर दूर मीठे पानी की झील है। सारी लेडीज सुबह 4 बजे झील पर पानी भरने जाती है, तो क्यों ना हम 2 बकेट खरीद लें और जो लोग नहीं लेना चाहते हम पानी भर के लाएंगे और गांव के चौराहे पे खड़े होंगे, 1 पैसे में एक बाल्टी बेच देंगे। लोगों को, गांव के लोगों को, जो अमीर लोग थे उनको ये सिस्टम बहुत पसंद आया। उनके पानी बिकने लगा। अब वो रोज 4 बार घूमते थे, 8 पैसा रोज कमा लेते थे। धीरे धीरे वो पैसे वाले होने लगे। इस बिजनेस को देखकर कॉपी होने लगी। गांव के 200-200 बच्चे इसी काम को करने लगे। सबको रोजगार मिल रहा था। लेकिन 2 बच्चे में से एक बच्चा बार बार पहले बच्चे को कहता था, अरे भाई ये पानी हम कब तक लाएंगे? एक दिन क्या हमारी कमर झुक नहीं जाएगी? एक दिन क्या हम बूढ़े नहीं हो जाएंगे? तो पहले दोस्त ने कहा, वो तो जाएंगे भाई, लेकिन जीवन तो यही है ना, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। जैसे हमारे माँ बाप आज हमारे ऊपर निर्भर है, कल हम अपने बच्चों पर निर्भर हो जाएंगे। यही तो जीवन है। तो दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। मैं तो ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि मैं चला जाऊं तो भी मेरे थ्रू वो काम होना चाहिए। मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता। मैं टाइम फ्रीडम चाहता हूं। मैं इनकम की फ्रीडमनेस चाहता हूं। मैं अनलिमिटेड अपने हाथ पर नेटवर्क बढ़ाना चाहता हूं। मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता। तो पहले बच्चे ने कहा, क्या करेगा? वो कहे, यार भाई नया काम करते हैं जो अब तक कभी पृथ्वी पर नहीं। क्या करेंगे? हम ना 5 किलोमीटर दूर मीठे पानी की झील से एक पाइपलाइन गांव तक लेकर आ जाए। उस समय जेसीबी मशीन नहीं हुआ करती थी दोस्तों। ऐसी कोई बात करता था तो हंसी आती थी। जैसे आज के 100 साल पहले कोई आदमी ये कहता कि अमेरिका में मैच होगा और तुम्हें इंडिया में दिखाएंगे तो हंसी आती थी। उसी तरह उसके ऊपर भी गांव वाले हंसने लगे, दोस्त हंसने लगे। लेकिन उसने बात रख ली कि मैं 8 पैसे की जगह अब 4 पैसा ही कमाऊंगा।
8 पैसे की जगह 4 पैसा ही कमाऊंगा क्योंकि पेट भरना जरूरी है, यानी पार्ट टाइम में कोई दूसरा काम करूंगा, लेकिन रोज 4 पैसे का इन्वेस्ट करूंगा और पाइपलाइन खोदूंगा। गांव वाले लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, लेकिन उसने काम जारी रखा। अब वो लगातार पाइपलाइन खोदता था, बार बार पाइपलाइन खोदता था, और बार बार कभी धूल आंधी आती, पाइपलाइन भर जाती, कभी बाढ़ आती, पाइपलाइन बंद हो जाती। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप भी कभी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चिढ़ने वाले लोग होते हैं जीवन में। आप पाइपलाइन रात को खोल के जाते हैं और सुबह वो पैर से ढसा देता है उसको। आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप इसको ज्वाइन कराते हैं और दूसरी कंपनी का लोग आकर उसे फिर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करा लेते हैं। जो आपके साथ हो रहा है वो उसके साथ भी होगा, सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं, जो सेम हो रहा है। लेकिन उसने कर्म जारी रखा। 1 साल तक उसने पाइपलाइन खोली और वो 1 किलोमीटर की पाइपलाइन खोद चुका था 2 साल के। जब 1 किलोमीटर की पाइपलाइन कंसिस्टेंसी के साथ किया तो खुद गई, जैसे आप रोल्टी में पहुंचते हैं वैसे वहां तक आ गया। जब पाइपलाइन खुद गई तो अब गांव में 2 तरह के विचार हुए। कुछ लोग कहते थे पाइपलाइन बन तो सकती है यार, और कुछ लोग कहते थे ये पाइपलाइन कभी बन ही नहीं सकती। आप भी जब रॉयल्टी पे आते हैं, आपके साथ भी 2 तरह के लोग आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कभी हो ही नहीं। लेकिन उसने खोदने का क्रम जारी रखा और 10 साल के बाद उसकी पाइपलाइन कंप्लीट। जब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो गांव में पहले 1 पैसे में 1 बाल्टी पानी बिकता था। जब उसने पाइपलाइन खरीद ली तो मेरी तरह से चेयर पर बैठ गया, उसने नल लगा दिया और वो केवल नल खोलता था, बंद करता था। गांव में ऐलान करा दिया कि अब 5 पैसे में पूरा महीना पानी लीजिए, अनलिमिटेड। जैसे मोबाइल की कंपनी आ रही थी, जियो आया, सबको उड़ा दिया ना, वैसे उस व्यक्ति ने सबको उड़ा दिया। उसने रेट कम कर दी और बस वो केवल आता था और नल खोलता था, पानी भरता था। गांव में एक ही दिन में 100 के 100 लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन ये आदमी अमीर होने लगा क्योंकि इसने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया था, टाइम का इन्वेस्टमेंट किया। धीरे धीरे वो अमीर बन गया, उसके पास पैसे आने लगे। तो पड़ोस के गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भी पाइपलाइन डाल दो। तो उसने एक कर्मचारी रख के पड़ोस में भी पाइपलाइन डाल दी। गांव में उसका नेटवर्क बनने लगा। उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं नल कब कब खोलूंगा, बंद करूंगा, ये तो हार्ड वर्क है, क्यों ना इसे स्मार्ट वर्क में बदल दिया जाए। तो उसने लोगों, क्योंकि उसके पास पैसे थे, लोग थे काम करने वाले, तो उसने धीरे धीरे कनेक्शन दे दिया घरों में। अब नल खोलने का काम भी घर वाले ही करते थे और वो मस्ती से सोता था। कभी इधर घूमने जाता था, कभी उधर घूमने जाता था, कभी शादी में जाता था। आज सब कुछ उसके पास। मुकेश कोठारी के जीवन को भी ऐसे ले लिया। आज के 22 साल पहले एक पाइपलाइन बनाना चालू किया और आज हमारी पाइपलाइन कंप्लीट है। मैं 1 घंटा आपसे बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ का माल बेच चुका हूँ अपनी टीम में, 1 करोड़ रुपए का। 1 घंटा मैंने फालतू की बातें आपसे की और 1 करोड़ का माल भी किया क्योंकि पाइपलाइन कंप्लीट हो गया। आज मैं 1 महीने के लिए लंदन जाता हूँ ना, तो मेरा बिजनेस और बढ़ावा मिलता है। आज मेरे पास लंदन घूमने का टाइम है, पैसा है, 1 महीने का खर्च नहीं करते, उससे पहले ज्यादा आ जाता है। प्यार है, सम्मान है, इज्जत है, शोहरत है, सर्कल है, ये सब नेटवर्क बनाने की ताकत है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो नेटवर्क बनाना। 3 काम करने, यूज द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, बिल्ड द नेटवर्क। इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो पहला काम करना 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 2500 बीवी से नीचे कभी भी आपका बीवी बनता है, जिसे पीवी कहते हैं। पॉइंट वैल्यू 2500 से नीचे की बनती है आपकी, तो आप इस बिजनेस में टाइम पास कर रहे हैं। सबसे पहले, जब तक मैं यूज नहीं करूंगा तब तक रिकमेंड नहीं करूंगा। अरे गदर फिल्म तुमने देखी नहीं, आप तारीफ कैसे करोगे? घर में अगर एक भी प्रोडक्ट दूसरा पाया जाता है उसे तुरंत निकालेंगे और एक नारा देंगे, 2500 एवरी मंथ, मिनिमम से मिनिमम 2500। तो बाकी डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब करेंगे, उनकी बात अलग। लेकिन 2500 का बीवी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूज करे बिना काम चलने वाला। दूसरा, सेल द प्रोडक्ट। अगर 2500 के घर में इस्तेमाल आप करते हो तो 7500 के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। अरे मेरे भाई, 200-250 रुपए का माल भी पर डे सेल आप नहीं कर पाते हो, 250 पीवी आप नहीं बना पाते हो, फिर सपने देखने का अधिकार नहीं। दुनिया में जो भी अमीर बना ना, वो सेल की वजह से।
अगर आप सेल नहीं कर पाते तो फिर आपको सपने देखने का अधिकार है ही। एंड थर्ड इज बिल्ड द नेट। जब किसी के पास आप जाते हैं तो सीधा प्लान बताने की जरूरत, प्लान से शुरुआत की। मेरा नाम यह है, पूरा परिचय दीजिए। मैं एक स्वास्थ्य मिशन पे काम करता हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज। अगर अभी जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, ये प्रॉब्लम चल रही है, यह आंकड़ा पूरी गाइडलाइन के साथ, पूरी बुक होनी चाहिए, पूरी किताब आपके पास होनी चाहिए, पूरी प्रेजेंटेशन बुक, है ना, मेरे पास कहां पर क्या है, पूरी प्रेजेंटेशन बुक रखने के बाद अगर वो प्रोडक्ट के बारे में बात करता है तो आपको प्रोडक्ट सेल करना है। लेकिन अगर वो कॉमर्शियल बात करता है कि आपको कितना फायदा है, इसमें कितना कमीशन मिल जाता है, तुरंत उसको प्लान की तरफ मोड़ देते हैं। हर व्यक्ति को प्लान दिखाना जरूरी नहीं। हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति को प्लान दिखा देते हैं, इसकी वजह से वो खरीदने वाला भी बंद कर देते। अरे उसके नेचर में बेचना है ही नहीं, खरीद रहा है तो आप उसे खरीदने नहीं देते। हर आदमी थोड़ी बिजनेस के लिए पैदा हुआ है। सृष्टि, सारे लोग अगर बिजनेस के लिए पैदा होते तो सृष्टि चलती नहीं। सरकारी कार्यालय में कौन आदमी होता, और आपके बिजनेस में नौकर कौन होता? हर आदमी की सोच अलग अलग तरीका। और अगर ये काम आपने करा दिए, आपका काम हो जाए। ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट है आरसीएम बिजनेस के पास, आप सोच नहीं सकते। हम की सोल की मीटिंग में गए थे और पहली बार ये समझा कि की सोल एक मिशन है। अगर हाइजीन को लेकर आप बात करें, हम क्या मानते थे कि लेडीज की जो प्रोडक्ट है वो लेडीज ही बेचेगी। अरे भाई, ऐसा कभी हुआ है क्या? आपके गांव में जो लेडीज के आइटम बेचने वाला लेडीज होता है क्या? लेडीज के प्रोडक्ट बेचने वाले 99% आदमी होते हैं 2,500 रुपए की परचेजिंग कर, 5,000 की परचेजिंग 3 महीने में करके आप किसी क्लब, पिंक क्वीन क्लब को आप ज्वाइन करा सकते हैं। निर्भय और निर्जरा में आप आ सकते हैं। एएनसीसी कोर्स होता है, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, उसको कर कर आप अपने आप को डिग्री होल्डर बना सकते हैं, आप अपने आप को सर्टिफिकेट होल्डर बना सकते हैं, जिसमें आप किसी को न्यूट्रिशन देंगे तो आप बोलेंगे सर मैंने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स किया है, उसकी रजिस्ट्रेशन इस महीने लास्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब एएनसीसी करेंगे तो कितने प्रोडक्ट आपके बढ़ेंगे आपको पता नहीं चलता। गुड डॉट जैसे यूनिक प्रोडक्ट आपके पास है जो पूरे वर्ल्ड में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है। हरी संजीवनी जैसे प्रोडक्ट, क्या कहना है। लेकिन मैं जिस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं वो गामा ओरिजिनल, द फादर ऑफ न्यूट्रिएंट। आज भारत सरकार अपने राजपत्र में लिखती है कि हर बालिग आदमी को गामा ओरिजिनल का सेवन करना चाहिए। ऐसा दुनिया के किसी राजपत्र में, किसी सरकार ने नहीं। उस गामा ओरिजिनल का आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, सीखने का कोई एंड नहीं है। सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, और इसी तरह से आप लगातार सीखने का क्रम जारी रखना। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो आपको आर्थिक स्थिति से मजबूत कर सकता है, जो आपको टाइम की फ्रीडम दे सकता है, जो आपको प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत दे सकता है, बिना किसी बैकग्राउंड, बिना किसी रिजर्वेशन के। यहाँ पर एक सीट नहीं है। कलेक्टर आपकी सिटी में आपको बनना है तो एक ही सीट है। यहाँ पर कितने भी स्टार होगी एक सिटी में आप बना सकते। यहाँ पर किसी एक चीज की लिमिटेशन है ही नहीं जो डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम है। और आरसीएम मतलब, आरसीएम का कोई तोड़ नहीं है। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन रेट के प्रोडक्ट, इंडियन कल्चर के प्रोडक्ट, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट। पूरी दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो आरसीएम जैसे प्रोडक्ट, आरसीएम एक इस रेट में लेकर आ सके। जैसे आप ऐसे प्रोडक्ट कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी। दुनिया की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट सारे आदमी, आम आदमी नहीं खरीद सकते। आरसीएम बिजनेस पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी कर सकता है। और ऐसा खजाना, ऐसा डायमंड आपके हाथ में आ चुका है, और उसे भी अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके बच्चे आपको कहेंगे दादाजी आरसीएम करने को मिल रहा था, आपने आरसीएम नहीं किया, क्यों हमारा जीवन आपने नरक बना दिया। काश उस समय अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया होता तो आज हम कहां पर होते। लेकिन मुझे पता है आप में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ऐसा कुछ करेगा, और आप 101% आगे की तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। 5 मिनट में थोड़ा लेट, 5 मिनट मेरा टॉपिक ज्यादा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि
बात के फ्लो में शायद मैं देखना भूल गया घड़ी की तरफ, लेकिन मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे बेसिक कोर कार्डिनल को आप जरूर सुने, और साथ में यूनिक एजुकेशन सिस्टम में जो हर शनिवार को सेमिनार आती है उसको आप जरूर अटेंड करें। जितना मैं शेड्यूल बना हुआ है न्यूट्री चार्ज का, गामा ओरिजिनल का, हरी संजीवनी का, गुड डॉट का, इस सारे शेड्यूल को फॉलो करें और आप लगातार सीखते रहें। पिंक क्वीन क्लब में आप ज्वाइन हो जाएं और निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में कामयाबी के लिए पैदा